जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिसे हर एक सेकंड 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है। ये कोई कल्पना नहीं, ये भारत की रोजमर्रा की हकीकत है। 14 अरब। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक ऐसी चुनौती जिस पर भारत की आर्थिक तरक्की और स्थिरता टिकी हुई है। तो आज की तारीख में भारत की फैक्ट्रियों, हमारे घरों और शहरों को इन सब को चलाने के लिए हर साल 1500 अरब यूनिट से भी ज्यादा बिजली लगती है। और ध्यान रहे, ये तो बस आज की जरूरत है। और भविष्य का क्या? अंदाजा ये है कि 2047 तक भारत की बिजली की जरूरत आज के मुकाबले 2 गुनी से भी ज्यादा हो जाएगी। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका जवाब हमें आज अभी खोजना होगा। तो सवाल बहुत सीधा है, आखिर इतनी सारी बिजली आएगी कहां से? देखिए, इसी बड़े सवाल का जवाब देने के लिए संसद में एक बहुत ही अहम प्रस्ताव लाया गया है। इसका नाम है शांति बिल, और इसका मकसद है भारत के न्यूक्लियर एनर्जी के भविष्य को एक नई दिशा देना। तो इस सवाल का जवाब समझने के लिए हम इस पूरी चर्चा को 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले हम भारत की ऊर्जा चुनौती के साइज को समझेंगे। फिर शांति बिल असल में है क्या, इसकी बात करेंगे। इसके बाद हम न्यूक्लियर एनर्जी के पक्ष में जो तर्क हैं उन्हें देखेंगे। साथ ही इसके फायदों और खतरों का भी जायजा लेंगे। और आखिर में एक देश के तौर पर भारत के सामने जो फैसला है उस पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भारत की ऊर्जा चुनौती। जैसा कि हमने अभी देखा, भारत की ऊर्जा की जरूरत बहुत बड़ी है और ये लगातार बढ़ ही रही है। तो आइए इस चुनौती की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये एक देश की महत्वाकांक्षाओं को कैसे शक्ल देती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, शांति बिल की व्याख्या। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी ऊर्जा चुनौती से निपटने के लिए सरकार किस तरह के नीतिगत बदलाव लाने की सोच रही है। और यहीं पर शांति बिल की एंट्री होती है, जो एनर्जी पॉलिसी में एक बड़े रणनीतिक बदलाव का इशारा है। देखिए, ये बिल न्यूक्लियर एनर्जी को सिर्फ एक और ऑप्शन की तरह नहीं देखता, बल्कि ये इसे एक स्ट्रेटेजिक जरूरत, एक रणनीतिक आवश्यकता मानता है। एक ऐसी जरूरत जो भारत के बड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी है। तो इस बिल के पीछे की सोच को समझने के लिए 3 बड़ी वजहों पर गौर करना होगा। पहली वजह है 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य पाना। दूसरी, कोयले पर जो हमारी 70% की निर्भरता है उसे कम करना। और तीसरी एक बहुत ज़रूरी तकनीकी हकीकत है, वो ये कि सोलर और विंड एनर्जी बेशक ज़रूरी हैं, लेकिन वो 24 घंटे 7 दिन लगातार बिजली नहीं दे सकती। इसे कहते हैं बेस लोड पावर, और यही बेस लोड पावर किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, परमाणु ऊर्जा का पक्ष। तो ठीक है, पॉलिसी के पीछे की सोच तो समझ आ गई, लेकिन नंबर्स क्या कहते हैं, आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। आइए अब जरा डेटा पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी का केस असल में कितना मजबूत है। अगर हम दुनिया भर में देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। आज भारत की कुल बिजली में न्यूक्लियर एनर्जी का हिस्सा सिर्फ महज 2% है। अब इसकी तुलना कीजिए फ्रांस से, जहां यह आंकड़ा लगभग 70% है, या अमेरिका से, जहां करीब 20% बिजली न्यूक्लियर से आती है। इससे साफ पता चलता है कि भारत के पास इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कितनी बड़ी गुंजाइश है। और इसी गुंजाइश को देखते हुए भारत का लक्ष्य भी काफी बड़ा है। 2031 तक अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को लगभग 3 गुना बढ़ाकर 22 से 25 गीगावाट तक ले जाना। और ये जो शांति बिल है, वो इसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी रेगुलेटरी और पॉलिसी सपोर्ट देने की एक कोशिश है। अब बात करते हैं विश्वसनीयता की, रिलायबिलिटी की। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट साल में लगभग 8,500 घंटे बिजली बना सकता है। अब इसकी तुलना सोलर से करें, जो लगभग 2,000 घंटे चलता है, या विंड से, जो करीब 2,750 घंटे। यही वो फर्क है, यही वो 24x7 चलने वाली बेस लोड पावर है जिसकी बात हम कर रहे थे। और किसी भी औद्योगिक देश के लिए ये बेहद जरूरी है। और यहाँ हमें परमाणु ईंधन की असली ताकत देखने को मिलती है, जिसे कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, यानी ऊर्जा घनत्व। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 1 किलो यूरेनियम उतनी एनर्जी पैदा कर सकता है जितनी 30 लाख किलो कोयला मिलकर करता है। सोचिए, 1 किलो और 30 लाख किलो, ये जो फर्क है ना, ये एफिशिएंसी के पूरे मायने ही बदल देता है। चौथा हिस्सा, फायदे बनाम खतरे। हमने देखा कि न्यूक्लियर एनर्जी के पक्ष में आंकड़े काफी मजबूत हैं, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है।
किसी भी जिम्मेदार फैसले पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम इसके फायदों और खतरों दोनों को ठीक से तौलें, एक संतुलित मूल्यांकन करें। तो पहले फायदों की बात करते हैं। लिस्ट काफी असरदार है। सबसे पहली बात, ये एक क्लीन एनर्जी है। ऑपरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन लगभग 0 होता है। दूसरी बात, इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब कम जमीन में ज्यादा बिजली। तीसरी बात, ये भारत को एनर्जी सिक्योरिटी देती है क्योंकि हमारे पास थोरियम के बहुत बड़े भंडार मौजूद हैं। और आखिर में, ये प्लांट्स दशकों तक 40 से 60 साल तक लगातार बिजली पैदा कर सकते हैं। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू होता है और यहाँ जोखिम भी बहुत गंभीर है। देखिए, किसी दुर्घटना की संभावना भले ही कम हो, लेकिन अगर होती है तो उसके नतीजे बहुत ही विनाशकारी हो सकते हैं। फिर सवाल आता है न्यूक्लियर वेस्ट का। इस खतरनाक कचरे को हजारों सालों तक सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी तकनीकी और नैतिक चुनौती है। इसके अलावा इन प्लांट्स को बनाने का शुरुआती खर्च बहुत ज्यादा होता है और शायद सबसे बड़ी मुश्किल है आम जनता का भरोसा जीतना, जिनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं जायज हैं। और अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पे, एक राष्ट्र का फैसला। तो हमारे सामने तस्वीर अब साफ है। एक तरफ है जबरदस्त क्षमता और दूसरी तरफ हैं गंभीर खतरे। इस बैकग्राउंड में शांति बिल सिर्फ एक कानून का टुकड़ा नहीं रह जाता, ये भारत के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा फैसला बन जाता है। एक ऐसा फैसला कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कितनी जिम्मेदारी से करेगा। इस बिल के पीछे का जो मूल विचार है वो ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जरूर है। और इसकी कामयाबी पूरी तरह से 3 चीज़ों पर टिकी है: सख्त सुरक्षा, कड़े नियम और पूरी पारदर्शिता। तो आखिर में ये पूरी बहस सिर्फ मेगावाट और पावर ग्रिड की नहीं है। असली सवाल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सवाल यह है कि क्या भारत न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए करेगा, या फिर वो इसके जरिए एक ज्यादा सुरक्षित और जिम्मेदार भविष्य भी बनाएगा। शक्ति, जिम्मेदारी और भविष्य, आखिर में ये पूरी बहस इन्हीं 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है। और यही 3 शब्द हैं जो भारत को अपने आने वाले रास्ते के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं।